चलिए, ये वाला टेबल हम लोग देखेंगे अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा था? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक असम्पशन लिमिट। ठीक, पहले ये देख लीजिए, ये समझ में आता है या नहीं आता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं? विद इन द म्यूनिसिपलिटी, मतलब म्यूनिसिपलिटी का अगर अंदर होता है, 2 किलोमीटर्स का अंदर है, लेकिन उसका पॉपुलेशन क्या है, 10,000 से कम हो गया, तो कंडीशन ब्रेक हो गया, क्योंकि 10,000 टू 1 लाख होना पड़ेगा, तब जाके अर्बन होता था, लेकिन ये कम हो गया तो रूरल हो गया। और यहाँ पे क्या होना था? 2 किलोमीटर्स का अंदर होने से, पॉपुलेशन इतना होने से आप अर्बन लैंड होता, लेकिन ये क्या हो गया 2 किलोमीटर से, तो इसीलिए रूरल हो गया। समझ में आ गया? सेम चीज़ यहाँ पे अभी आपको देखना है, म्यूनिसिपलिटी से कितना दूर है आपका लैंड? 1 किलोमीटर दूर है, मतलब विद इन म्यूनिसिपलिटी के अंदर है। पॉपुलेशन कितना है? 9,000 से 9,000 है, तो इसीलिए 10,000 से कम होने का कारण क्या हो गया? रूरल हो गया। फिर 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने से फिर आपका क्या हो गया? 1 लाख से कम है, लेकिन ये क्या हो गया? 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। आपका क्या होना था? विद इन 2 किलोमीटर्स और 10 टू 1 लाख होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, कारण से रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सेम चीज़, इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर अभी आप लोगों को क्या करना था? ठीक, सम आप लोगों का बुक का दीजिए। बुक में क्या था? नहीं, बेसिक कंडीशन बताइए, इंटीग्रेशन वाला कंडीशन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कब होना चाहिए था? पहला कंडीशन क्या था कि हम लोग कब एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का साथ में हम लोग ऐड करेंगे? तो ऐड तो करना है, ठीक है। कौन बोल के दिया था? 74 75 के बाद से हम लोगों को ऐड करना चाहिए, लेकिन ऐड करने के लिए आपको 3 कंडीशन दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन का पहला कंडीशन क्या था? क्या? नहीं, वो स्टेप हो गया। पहला कंडीशन क्या था आप लोगों का? हाँ, इंडिविजुअल होना पड़ेगा, HUF, AOP, BOI और AGP होना पड़ेगा, ठीक है। आप तीनों में से कोई एक जन हो गया, ये समझ में आ गया। फिर सेकंड बेसिक कंडीशन ये था कि अगर आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, आपका दो टाइप का इनकम है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल इनकम और आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो होगा वो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5, 3, 5, यही होता है। 2.5 ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम में आपका 3 हो गया, सीनियर सिटीजन होने से आपका 5 हो गया, यही था, ठीक है। फिर आपका था एग्रीकल्चरल इनकम, जो था एग्रीकल्चरल इनकम क्या होना पड़ेगा? 5,000 से कम कैसे होगा? 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया था आपका थर्ड कंडीशन। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, तब आप इन दोनों को, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये काम नहीं करेगा। कोई भी एक कंडीशन अगर काम नहीं करता है, एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशन इफ नॉट फुलफिल्ड, you will not integrate your non agricultural income with agricultural income,
अगर तीन कंडीशन है, पहले आप तीन कंडीशन देखेगा। तीन कंडीशन क्यों देखेगा? क्योंकि हम लोगों को ये करना है कि एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, उसका ऊपर में हम लोगों को टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ता है। ठीक है, हम लोग इसको प्लस करेगा कि नहीं करेगा, दिस कंडीशन विल डिपेंड अपन दिस थ्रीज। पहले प्लस करेगा कि नहीं करेगा वो बात का बात है, इनकम तो अर्न कर लिया है आपको। टैक्स कंप्यूट करेगा, असेसमेंट होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा ऑन दीज थ्री कंडीशन। आप इंडिविजुअल एचयूएफ ये सब है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये करना कब पड़ेगा? अगर आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो भी है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना पड़ेगा, जो कि 2.5 है, 3 है या 5 लाख है। उससे अगर आपका ज़्यादा होता है इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और एज, अगर आपका इनकम इससे ज़्यादा है, तब आप उसको क्या करेगा, एग्रीकल्चरल इनकम का साथ में ऐड कर देगा। ऐड करने के लिए फिर उसका बाद में और एक कंडीशन क्या है कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम जो भी है उसको भी 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपका इनकम अगर 2 लाख रुपया है, किसमें? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और एग्रीकल्चरल इनकम मान लीजिए आपका कितना है, 7 लाख रुपीज़ भी है, तब आप इंटीग्रेट करेगा कि नहीं करेगा? पहला सेम चीज़ आपको फिर से आराम से समझिए, क्या है आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 2 लाख रुपया। एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 7 लैक्स। यहाँ पे कौन सा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है? कहाँ से? हाँ, सेकेंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा। टू 2.5 है तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन पढ़िए, बुक का जो भी क्वेश्चन था। कितना है? मिस्टर एक्स है, बोलिए। मिस्टर एक्स है, एज कितना है, 42 ईयर्स है। हाँ, फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 7 लैक्स। हाँ, फिर एग्रो इनकम इज 3 लाख 10। ठीक है, पहला हम लोग कंडीशन देखेगा। ठीक है, कंडीशन देखने जाते वक्त हम लोग को क्या दिखाई दिया कि एज ठीक है, तो आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना है, 2.5 इन केस यू आर गोइंग फॉर कौन सा रिजिम, ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम होने से कितना होगा, 3 लैक्स। पहले हम लोग ओल्ड रिजिम में ही कर लेता है। ठीक है, तो आपका पहला कंडीशन क्या था, इंडिविजुअल होना पड़ेगा, तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देखना था, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होना पड़ेगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है कि नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या था कि एग्रीकल्चरल जो इनकम होगा वो 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा, है कि नहीं है। हो गया। फिर ये इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहला स्टेप क्या करना था, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को निकालना था। तो एग्रीकल्चर इनकम कितना है आपका, 3 लाख 10 प्लस 7 लाख 30, टोटल कितना आता है आपका, 10 लाख 40। ठीक है, तो 10 लाख 40 इज योर टोटल इनकम, और यहाँ पे हम लोग निकालेगा टैक्स लायबिलिटी अपन 10 लाख 40। 10 लाख 40 में आपका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 10 निकाल दो, उसका ऊपर में आपको कितना लगना है, 30%। तो 40 का 30 कितना होता है, 12,000। 1,12,500, तो 124,500, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना था, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जामिशन लिमिट। ये किस लिए करना है,
क्योंकि इसका ऊपर में तो टैक्स लगना नहीं चाहिए। तो योर एग्रीकल्चरल इनकम इज 3,10,000 और योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000 विच कम्स आउट टू बी हाउ मच 560 आई थिंक, हाँ या ना, ठीक है 560 आ रहा है। 560 में आपको क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालो फिर से। 560 के लिए कितना आएगा आप लोगों का, 20% लगना है। 60 का 20% इज हाउ मच, 12,000। कितना था, 24,000, 24,500, 24,500 आ गया। स्टेप 3 में क्या करना है, ये माइनस इसको निकाल कर देना है। ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 3 इज स्टेप 1 माइनस 2, कितना निकल गया, ठीक है। करेक्ट, 24,500, 24,500, तो यहाँ पे जीरो होगा, हाँ ठीक। फिर सरचार्ज लगाओ, जो भी लगाओ, बाकी सब सेम ही है। सरचार्ज लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, हाँ लगेगा कि नहीं, पहला बात 50 लाख से क्रॉस किया, नहीं किया, तो सरचार्ज नहीं लगेगा आपको। फिर ये मिलेगा कि नहीं, रिबेट मिलेगा, कैसे मिलेगा, 5 लाख से तो ज़्यादा है आपका, तो 5 लाख से ज़्यादा हो गया तो नहीं मिलेगा। फिर उसका बाद क्या चाहिए आपको, एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ 4%, वो ख़त्म करो, हो गया। नहीं समझ में आया आप लोगों को, हो गया। बुक में उसका अलावा और कुछ था, सेम चीज़ 100 प्लस 4% लगा दिया। तो आप लोग न्यू रिज्यूम ट्राई करो, अभी ओल्ड ख़त्म हो गया, न्यू ट्राई करो। ये नींद आने से भी चलता है यार। तो आपका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितना होगा, 3।
क्या हुआ, हो गया? इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फिफ्टी सिक्स आप लोगों का सही आ रहा था। 56 कैसे आया? एक साथ ही निकलना है आपको। हाँ, तो आप अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, एक साथ ही निकालो। कितना था, 56 आ रहा है? हाँ 56 आ रहा है। तो चलिए सेकेंड वाला में कितना आ रहा है? 5,60,000। 5,60,000 में कितना है? हाँ? कितना लगेगा? 3 lakhs में तो नहीं लग रहा आपका, बाकी कितना में लगेगा आपको? 2,60,000 में 2,60,000 है ना आपको। कितना है, 0 to 3 कुछ नहीं लग रहा है। 3 to 6 था ना, 3 to 7 है। 3 to 7 है, तो 3 to 7 में भी आपको कितना है? 3 लाख तो चला गया बाहर निकल के, बाकी रहा कितना? 2,60,000। 2,60,000 में कितना लगेगा? 10% या 5%? 5% कितना होता है? कितना होता है? कितना निकल रहा है? क्या लगती है? तो आपको कितना लेना चाहिए? तो कितना लेना चाहिए था यहाँ पे आपका? 3,10,000। हाँ, तब भी आपका कितना आता है? 6,10,000 में कितना आएगा? यहाँ पे कितना होगा? कितना बड़ा है यहाँ पे आपका? 60 बड़ा है, तो 3,20,000। 3,20,000 का 5% कितना आता है? कितना? 16,000। यहाँ पे कितना निकल रहा है? 3,10,000 प्लस 3,00,000। हाँ, ये कौन सा पुराना बुक है या नया बुक है? देखिए 56 दोनों का आ रहा है। 16 आ गया, फिर कितना रह गया? 40,000। फिर उसके ऊपर में कितना लगेगा?
4%। आपका इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पुराना वाला पकड़ रहा है, इसलिए 3 to 6 वाला पकड़ रहा है। 3 to 6 अगर होता है तो वो अलग पकड़ लेगा, 10% पकड़ लेगा फिर। हम्म, ठीक है, हो गया। फिर आप लोगों को अभी दूसरा वाला एक करना है, ये वाला। कौन है अभी? ग्रोस टोटल इनकम है, किसका है? श्री राम, एज है 50, असेसमेंट ईयर छोड़ देना है आपको, और उसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ये देखना है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 3,30,000, पीपीएफ में 20,000 डिपॉजिट करता है, वो आपको लेस कर देना है, ठीक। इसको किस, हाँ 3,30,000 से 20,000 को लेस कर देना है। ये लेस कब होगा? इन ओल्ड रिजीम होगा। किस लिए होगा? क्योंकि ये आप लोगों का ईटीसी में डिडक्शन मिलता है। जो भी इनकम होता है, पूरा साल के इनकम कंप्यूटेशन किया है, कंप्यूटेशन करने का बाद में अगर आप पीपीएफ में पैसा लगा दिया, एलआईसी में पैसा लगा दिया, वो सब में लगा देने से आपको डिडक्शन मिलता है। तो 3,30,000 का से आपको कितना होगा डिडक्शन? 20,000 का डिडक्शन मिल गया। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 3,10,000, ठीक है। तो आपको 3,10,000 निकल गया। 3,10,000 में फिर आपको यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम अगर नील है तो आपका टैक्स कितना निकलेगा? एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 है तो क्या निकलेगा, और एग्रीकल्चर इनकम अगर 7 है तो कितना निकलेगा? क्यों 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा, या 5,000 या 5,000 से ज़्यादा था? कंडीशन में क्या लिखा था? एक्सीड्स, एक्सीड 5,000। तो एक्सीड 5,000 कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को नहीं करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ए एन बी में, सिंस एग्रीकल्चर इनकम इज आइदर नील और डज नॉट एक्सीड 5,000, तो आपको इंटीग्रेशन करने का दरकार नहीं है। बाकी किसमें करेगा? ओनली सी वाला पोर्शन में करेगा, तो वो करिए। किसका? वो तो खाली इसका ही आ रहा है। हाँ वो सब निकालो।
1,90,500 कहाँ से निकला? आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 3 लाख 10। एग्रीकल्चर इनकम है आपका 7 लाख, तो कितना हो गया? 10 लाख 10। 10 लाख 10 का लाइबिलिटी आपका इतना ज़्यादा कैसे निकल रहा है? हाँ तो वही है, ज़्यादा कैसे निकला आपका? क्या था आपका? ये कितना हो गया? 10 लाख 10 है, ठीक है। 10 लाख 10 में से आपको कितना है? 10,000 में कितना लगेगा? 30% लगेगा। कितना होता है? 3,000। बाकी 10 लाख का ऊपर में कितना लग रहा है? 1,12,500। तो कितना हो गया? 1,15,500। आप अलग अलग कर रहा है बोल के अलग लगेगा। इसमें तो आपका 3,000 निकल गया था, 7 लैक्स में निकलना था। 7 लैक्स में भी अगर आप निकलता है, यहाँ पे 3 निकाला है आपने, 7 लैक्स में भी कितना लगेगा? 5 लाख में कितना होगा आपका? 12,500। फिर बाकी आपका कितना रह जाता है? 2 लाख। 2 लाख में कितना परसेंट लगेगा? 20%। 20% या 30%? कैसे 30%? 10 लाख का ऊपर जाने से 30% लगता है, तो 2 लाख का ऊपर 20% होता कितना है? अलग अलग करने से कैसे होगा आपको? 7 लाख के ऊपर में अलग अलग नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपका टोटल इनकम तब 10 लाख से ज़्यादा जाएगा नहीं, 30% लगेगा नहीं, आपको एक साथ ही करना पड़ेगा। इसका बताइए। ठीक है, आपको अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों को पकड़ के ही निकालना पड़ेगा। फिर उसका बाद में माइनस करो, कितना निकल रहा है? 13,000। फिर उसका ऊपर में रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिबेट नहीं मिलेगा बोला है। किस लिए बोला है आपने रिबेट नहीं मिलेगा? आपका बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितना है आपका? एग्रीकल्चर इनकम 7 लाख, तो कितना होता है? 9,50,000। 9,50,000 हो गया। फिर 5 लाख तक आपको टैक्स लग रहा है, कितना? समझ गया? चलिए, 450 में आपका कितना लगेगा? 20%, और बाकी 12,500। हो गया। फिर यहाँ पे आपको आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो मैंने रिलीफ दे दिया। क्यों दिया है? रीजन क्या है बोलिए? रिबेट किस लिए मिल रहा है यहाँ पे? पहला बात, रिबेट मिलना चाहिए कि नहीं? आपने बोला कि हाँ यहाँ पे देख लिया है तो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? एक्सीड हो जाए उससे क्या है? किससे? आपका 7 लाख है तो एग्रीकल्चर इनकम को तो इनकम टैक्स में आता ही नहीं है, तो आपको पकड़ना ही नहीं है।
3,10,000 कब आपको रिबेट मिलता है? रिबेट कब मिलता है? किसे 3 लाख था? 5 लाख है रिबेट का लिए। तो 5 लाख से अगर ज़्यादा होता है आपका इनकम, तो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 3,10,000 था यहाँ पे, तो आपको रिबेट मिलेगा। लिमिट कितना है? 12,500। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम इधर पे आपका कितना है? 3,10,000। ठीक है, आपने ये निकाल लिया, यहाँ तक इशू नहीं है आपका। फिर अभी हम लोगों को चेक करना है कि मुझे रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो भी 30,000 आ रहा है, ये 30,000 किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पे ऐड कर दिया था। अगर हम एग्रीकल्चर इनकम को ऐड नहीं किया होता तब मेरा इनकम कितना है? 3,10,000। तो मेरा इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना होता? 0 होता, कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन ये हम किस लिए देना पड़ रहा है? एग्रीकल्चर इनकम को कंबाइन करने का वजह से। तो फिर पहला बात, ये उस वजह से देना पड़ रहा है। फिर मेरा रिबेट का कंडीशन क्या था कि अगर मेरा इनकम 5 लाख से कम हो तब मुझे कितना मिलेगा रिबेट? 12,500 और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर था। तो यहाँ पे मेरा इनकम कितना है? 3,10,000। एग्रीकल्चर इनकम को आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि रिबेट किसके ऊपर लगता है? इनकम विच इज एसेस्ड अंडर इनकम टैक्स। ये तो इनकम टैक्स के अंदर में असेसमेंट नहीं होता है, तो उसके ऊपर में नहीं लगेगा। तो 3,10,000 का अंदर में आपको रिबेट कितना मिलना चाहिए? फुल अमाउंट मिलना चाहिए। तो फुल अमाउंट ले लो, माइनस करो, इतना आपका टैक्स लायबिलिटी निकला, उसका ऊपर में 4% लगाओ। कितना आएगा? कैसे आएगा? 500 में 4% कितना आएगा? ठीक है, फोर एट्टी का आंसर है आपका। आंसर है 520। आप कर रहे हैं, ठीक है। इसका बाद कौन सा चैप्टर है? उसका बाद में भी हमने आप लोगों को एक चीज पढ़ के आने बोला था, 10AA SEZ। चलिए 10AA SEZ निकाल लीजिए, 1.3 चैप्टर, फिर SEZ 10AA निकाल लीजिए। SEZ में क्या है? डिडक्शन कब मिलेगा? इफ एन SSE इज एस्टैब्लिशिंग अ यूनिट इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट अगर एस्टैब्लिश किया है, और आपको एस्टैब्लिश कब करना पड़ेगा? इस डेट का पहले पहले करना पड़ेगा। डिडक्शन इज अलाउड टू एन SSE who is engaged in manufacture or produces articles or things। तो मतलब क्या होना पड़ेगा आपको? मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना नेसेसिटी नहीं है। आप कहाँ है? देखिए, पढ़िए, फिर से पढ़िए। होना ही पड़ेगा, खाली मैन्युफैक्चर कहाँ लिखा हुआ है? हु इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरर ओनली और एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल्स थोड़ा लिखा हुआ है।
आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और प्रोवाइड्स एनी सर्विसेज भी तो है, खाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं बोल रहे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलने से क्या होगा, सर्विस आपका नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर दो या सर्विस भी प्रोवाइड करो, अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, एसईजेड यूनिट में रहना पड़ेगा। आपको इस डेट का अंदर अंदर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तब आपको डिडक्शन क्या मिलेगा, आपको जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब आप बाहर पे जो भी सेल करेगा वहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा, पहला 5 साल में आपको उसका 100% प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट का क्या मिलेगा, डिडक्शन। 100 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था, डिडक्शन मिल गया 100 रुपीज़ का, तो आपको कुछ किसी का टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% मिलेगा, करेक्ट। पहला 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%, और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, 10 और यहाँ पे 15 ईयर्स तक मतलब आपको डिडक्शन मिल सकता है। पहला 5 ईयर्स में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50%, और फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर्स रहेगा एनी अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, क्या है, आप कोई भी अमाउंट जो पीएनएल में डालेगा, लेकिन वो अमाउंट क्या होना पड़ेगा, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। आप अपना प्रॉफिट का जो भी पैसा आप री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालेगा, कि आप मेरा प्रॉफिट हुआ है, मेरा प्रॉफिट का 30% हम क्या कर दिया, इस रिजर्व में डाल दिया है कि हम फिर से री इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उस हिसाब से अगर जितना भी अमाउंट डाला है उसको पकड़ो, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, उतना का आपको मिल जाएगा। अगर आप 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, आपने रिजर्व में कितना डाला है 30%, और आपका यहाँ पे बोला 30% ऑफ अमाउंट, एनी अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू योर रिजर्व, तो आपने कितना डाला था 30%। फिर आपने बोला था कि 50% ऑफ प्रॉफिट भी मिल सकता है, तो 50% ऑफ प्रॉफिट एंड 30% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लोअर आपको मिलेगा। यहाँ पे 30% ये वाला ही लोअर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का यहाँ पे क्या बोला है, कुछ परसेंटेज नहीं दिया हुआ, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप 60% भी डाल दिया, मान लीजिए खुद से कितना भी डाल सकते हैं, यहाँ पे इसलिए बोला ना अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। पीएनएल किसका कंट्रोल में है, आपका कंट्रोल में है, आपको जितना मर्जी आप 100% बिल लगा सकता है तो लगा दो, लेकिन लिमिट कितना है 50%, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। तो इसमें किसका मतलब क्या है, करेक्ट, जितना भी डालना है डालो, लेकिन यहाँ पे आपने 100% भी डाल देगा तब भी आपको 50% का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पहला साल में 100, 50 और यहाँ पे भी सब्जेक्टेड टू 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोगों को ध्यान दिया होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट का बारे में हर एक जगह में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। तो हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट से प्रॉफिट कितना हो रहा है, या उसको कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है वो जानना पड़ेगा। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पीजीबीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। पीजीबीपी मतलब क्या है, उसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस प्रॉफिट निकालो। ठीक है, उस बिजनेस प्रॉफिट से आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टर्नओवर, उसने कितना का बिजनेस किया है। पहला बात, मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपीज़ का बिजनेस किया है, प्रॉफिट कितना होता है आपका, मान लीजिए 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और वहाँ से एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है, 100 रुपीज़ में से टोटल इज 100 रुपीज़ का सेल्स होता है। ठीक है, 100 रुपीज़ का सेल्स हो गया, ये डोमेस्टिक सेल्स हो गया आपका, कितना हो गया मान लीजिए 30 रुपीज़, और एक्सपोर्ट सेल्स हो गया आपका 70 रुपीज़। तो 70/100 करो, आपको पता चल जाएगा, फिर उसका निकाल दो, सेम चीज़ होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ क्या है, 70/100 इंटू प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट ही है, तो टोटल प्रॉफिट में इसका पोर्शन जितना भी होगा उतना आपका क्या हो गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट।
पहले टोटल टर्नओवर जानना पड़ेगा, ठीक है। सेल क्या है, कितना का आपको सेल किया है वो जानना पड़ेगा आपको। फिर जानना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स में कितना का सेल हुआ है। आउट ऑफ टोटल सेल्स हाउ मच इज योर एक्सपोर्ट सेल्स। इफ योर एक्सपोर्ट सेल इज 70 आउट ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ 100 का सेल्स, और आपका प्रॉफिट कितना है 50 है। 50 क्या है, टोटल का प्रॉफिट है। तो 70 के लिए प्रॉफिट कितना होगा वो निकल गया, वही आपका क्या हो गया एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकल गया है तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी निकल जाएगा, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी निकल जाएगा, बाकी दोनों तो निकल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है ये पढ़ के बताइए मुझे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, सही बात समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट जब भी करेगा मतलब इंडिया से बाहर जाएगा। इंडिया से बाहर चला गया तो आपको फॉरेन करेंसी में पैसा आना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर आपका फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो वो क्या हो गया एक्सपोर्ट टर्नओवर आ गया। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर खत्म हुआ मार्च में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप पैसा ला दिया है तब आपको उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर में कंसिडर कर सकता है। तो नहीं होगा, उस साल का टर्नओवर में नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर में आएगा, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ नहीं आ सकता है, फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस जो कि आपने इंडिया का बाहर प्रोवाइड किया होगा, वो तो इंडिया का बाहर किया है, सर्विस किया है, फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, लेकिन फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस ये सब चीज़ का लिए जो भी पैसा मिलेगा वो सब आपका नहीं हो सकता। वो हो गया आपका मिसलेनियस पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है आप लोगों का, तो वो सब चीज़ आपका मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो सब चीज़ को नहीं पकड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आपने ये भी बोला है कि हम लोग ने यहाँ पे SEZ में जो भी इतना भी पैसा डालेगा उस पैसा का हम लोगों को क्या मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है। आपने क्या बोला, अमाउंट क्रेडिटेड टू SEZ इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। यहाँ पे पैसा तो डालना पड़ेगा, तो आपने उस जगह में पैसा डाल दिया, डाल के आपने क्या कर दिया डिडक्शन भी ले लिया कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, आज कम पैसा दिया है, तो गवर्नमेंट ने इस रिजर्व का ऊपर में भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ कि अगर आपने इस रिजर्व में पैसा डाला है और डाल के डाल के क्या कर दिया आपने डिडक्शन भी ले लिया है, डिडक्शन लेने का बाद में आपको इस पैसा से खर्चा तो करना पड़ेगा। ये खर्चा कहाँ पे करना पड़ेगा, SEZ में फिर से इन्वेस्टमेंट में ही करना पड़ेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में लगाना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड हैंड मशीनरी लाता है, बाहर पे यूज़ किया हुआ है और आप इंडिया में पहली बार ला रहे हैं, वैसा मशीनरी को यूज़ नहीं कर सकता है आप। अब वो सब मशीनरी खरीदने से आपको यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट आपने यहाँ से जितना भी डिडक्शन लिया था, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ आपने लगाया था और 100 रुपीज़ का आपने डिडक्शन ले लिया था, फिर आपने क्या किया कि आपने 80 रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, तो ये प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया सेकेंड हैंड हो गया था। तो सेकेंड हैंड होने से तो आपको क्या होगा, ये जितना भी आप लिया था 80 रुपीज़ का क्या है गलत इस्तेमाल कर दिया, तो उसको फिर से जिस साल में आपने इसको गलत इस्तेमाल किया होगा उस साल में उसमें 80 रुपीज़ का आपका टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। 100 रुपीज़ लिया था डिडक्शन, 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ का आपने डिडक्शन लेस तो हो, डिडक्शन तो उस साल को आप थोड़े लेस करेगा जिस साल में तो आपने प्रीवियस ईयर में आपने उसका तो डिडक्शन लेके ख़त्म कर दिया, आप नेक्स्ट ईयर में उसको यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज किया मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी नया खरीदा है, तो जिस साल में आपने गलत इस्तेमाल किया है उस साल में आपको तो डिडक्शन फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अलग बात हो गया। गलत इस्तेमाल किया है, कितना रुपये का गलत इस्तेमाल किया है 80 रुपीज़ का,
तो ये 80 रुपीज़ आपका पीजीबीबी में फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। 20 रुपीज़ का भी फिर उसका टाइम लिमिट कितना है, 3 साल तक है। फिर वो 20 रुपीज़ अगर 3 साल तक आप इस्तेमाल नहीं किया है, फिर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स वो 20 रुपीज़ को भी फिर से पीजीबीबी में टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं, कुछ भी मशीनरी में यूज़ कर सकता है आप। प्लेंटर मशीनरी में यूज़ करना है आपको। प्लेंटर मशीनरी बोलने से आपको खाली इसमें नहीं करना है ना, बिल्डिंग में भी लगाओ, इन्वेस्टमेंट में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। हाँ, नहीं कर सकेगा आप, चला जाएगा। करेक्ट। अगर आप प्लेंटर मशीनरी में लगा रहे तब मिलेगा, विद इन 3 ईयर्स अगर कर रहे तब मिलेगा, विद इन 3 ईयर्स का बाद में कर रहे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इफ एनी अमाउंट मिस यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड, देन डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर शेल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। जिस साल में आप खत्म हो जाएगी, ये कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पुराना साल में जाके तो आप चेंज नहीं कर सकेगा, जिस साल में गलत होगा उस साल में हो जाएगा। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है, इफ रिजर्व हैज नॉट बीन यूटिलाइज टिल द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, 3 साल का आपके पास टाइम लिमिट था, तो फिर एट द एंड ऑफ इमीडिएटली 3 ईयर्स जो भी पीरियड खत्म होगा उस साल में आपको टैक्स लगा देना पड़ेगा। एक काम करता है, ये करिए, राजकुमार है, वो कौन है, प्रोप्राइटर है, सेल्फ इंडिविजुअल बिजनेस है, कहाँ पे काम कर रहा है, एसईजेड में काम कर रहा है, और एक डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बिजनेस कर रहा है। 2 जगह में बिजनेस कर रहा है। तो 2 जगह में बिजनेस कर रहा है तो आपको दोनों जगह का ही टर्नओवर को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, ईयर को आपको छोड़ दो। एसईजेड में टोटल सेल्स कितना हुआ है, 7 करोड़ 50। एक्सपोर्ट सेल्स कितना है, 4 करोड़ 50। सेम चीज़ आपको निकालना है, 4.5 आउट ऑफ 7.5 इंटू 90 कर देने से क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या देखना है, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शंस। डिडक्शन आपको कितना मिल सकता है, वो फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। लेकिन आपने बिजनेस कब किया था, 22-23। 22 में 23 में अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स होने से कितना होगा, 27-28 तक आप कितना डिडक्शन ले सकता है, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो नेक्स्ट ईयर मतलब जो भी असेसमेंट ईयर 23-24 होगा वहाँ पे आप कितना परसेंट ले सकते हैं, 100%, 50% और 30-50 जो भी था आपका, कितना ले सकता है आप, 100% ले सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इफ बोथ यूनिट्स आर सेट अप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम, ये तो 2005 वाला कंडीशन था, और यहाँ पे 21 था, लेकिन 21 का भी कितना था, 31 मार्च 21 था। यहाँ पे कितना है, 4/10/21, तो ये आफ्टर हो गया। तो यहाँ पे एसईजेड का नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें पहले वाला में मिलेगा। चलिए, कर पाएगा अभी, करिए। होगा।
क्या है? किसमें? किसमें? आपने कैसे किया? टर्नओवर कितना है? 7,50,000 है। तो 7,50,000 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना था? टोटल टर्नओवर में क्या पकड़ना था? टोटल टर्नओवर पकड़ना था। टोटल टर्नओवर में आप किसको पकड़ा है? खाली SEZ का को पकड़ा है। इसको पकड़ना चाहिए कि नहीं? इसको अगर पकड़ना चाहिए कि नहीं, ये यहाँ ये पढ़ के बताइए आप। हो गया? बोलिए। हम्म हम्म तो दोनों का पकड़ना है, तो ये काम आप लोग करके लाओ। ये इसका कंप्यूटेशन और इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा, करके लाओ। हाँ, करके देखो आप, गलत होने से। ठीक है, पहले अभी खाली आज को इंट्रोडक्शन देगा, फिर उसके बाद सैलरीज में पकड़ेगा आराम से। सैलरीज में क्या है, आप लोगों का पहला बात इंट्रोडक्शन में क्या जाना था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रहना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तब आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको हम बोलना भूल गया कि यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि आपको नया प्लांटिंग मशीनरी लेना पड़ेगा। आप पुराना मशीनरी ले सकता है, लेकिन वो कितना ले सकता है? टोटल प्लांटिंग मशीनरी का 20% ही ले सकता है। वो आप लोगों का बुक में लिखा होगा। हाँ, तो बोलना चाहिए आप लोगों को कितना मिल से ले सकते हैं? 20% कितना का? टोटल। हाँ, जितना भी आपका प्लांटर मशीनरी का खरीदेगा उसका 20% क्या हो सकता है? पुराना मशीनरी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ले सकता है कि नहीं? ले सकता है, लेकिन कितना का? 20% तक ही। ठीक है। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन रहना पड़ेगा सैलरीज में। तो सैलरीज का सेक्शन कहाँ से शुरू होता है? 15 से 17 तक। 15 क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन, मतलब बोलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा इनकम में आपको टैक्स लगना चाहिए, अंडर सैलरीज में आना पड़ेगा। तो 15 से क्या बोलते हैं, सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको सैलरी मिल रहा है वो कब टैक्स लगेगा? ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या हो गया कि पैसा मिला नहीं है लेकिन पैसा आपको मिलना चाहिए, तो उसमें भी टैक्स लगेगा। और रिसिप्ट, अगर आपको पैसा मिल भी गया तब भी टैक्स लगेगा, लेकिन दोनों में से आपको कौन सा में पहले लगाना पड़ेगा? विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए आपको ड्यू पहले हो गया। क्या हो गया? ड्यू पहले हो गया। ड्यू और रिसिप्ट। ठीक है, मार्च का पैसा है, मार्च का पैसा आपको मिल गया। मान लीजिए कितना में मिलना चाहिए? 31 मार्च को मिलना चाहिए। आपको मिला कितना है? 1 अप्रैल को। तो टैक्स कब लगेगा? विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। फरवरी का पैसा है,
ठीक है, आपको मिलना चाहिए कब, 28 फरवरी को। मिल गया कब, टैक्स कब लगेगा, 25 को मिलेगा। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। फिर सेक्शन 15 ये बोल दिया कि ड्यू होना पड़ेगा या रिसिप्ट होना पड़ेगा, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा आपको पहले पहले ही टैक्स लगा देना पड़ेगा। ये बोल रहा था सेक्शन 15। सेक्शन 16 बोलता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन, एक सैलरीड पर्सन को 3 टाइप का डिडक्शन मिलता है। एक हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, जो कि पहले था 50%, अभी हो गया 75,000। ठीक है, ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर, आपको क्या मिलेगा, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ग्रॉस सैलरी, सैलरी मान लीजिए आपका 7,50,000 है और आपका डिडक्शन कितना मिल सकता है, 50,000 विच एवर इज लोअर। 7,50,000 में भी डिडक्शन कितना मिलेगा तब, 50,000। अगर आपका सैलरी है 45,000 और आपका डिडक्शन कितना मिल सकता है, 50,000, तो कितना मिलेगा, विच एवर इज लोअर, तो कितना है, 45,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी 75 हो गया है, जो यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन ले रहा था, अभी आपको 7,50,000 है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 75,000 मिल सकता है। 50,000 ओल्ड रिजिम में पकड़ना है, न्यू रिजिम में 75 पकड़ना है। ठीक है, हो गया। तो पहला बेसिक कंडीशन, पहला क्या था, डिडक्शन समझ में आ गया आपको। सेकेंड हो गया आपको एंटरटेनमेंट डिडक्शंस मिलेगा। अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तब आपको ये डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है तब आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स मतलब क्या होता है, जो अगर आप एज अ प्रोफेशनल किसी एक का अंडर में अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है और आपको क्या देना पड़ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कर रहा है, उस प्रोफेशनल टैक्स को आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यह क्या करना पड़ेगा, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगर पेमेंट नहीं किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप खर्चा करो नहीं करो 50% का डिडक्शन मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलने से ही मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। खर्चा करो मत करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। पेमेंट नहीं किया, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स आप लोगों का 208 करके एवरी मंथ हर एक एम्प्लॉय का काटा जाता है सैलरी से, जो कि कितना होता है, इंटू 12 करने से 2480 समथिंग होता है। हम लोग को हर एक साल में 2500 गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, ये पैसा अगर आपका सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, पैसा काट के जमा हो रहा है, तब आपको मान लीजिए आप 75,000 पर मंथ आपको जमा हो रहा है। 75,000 से आपको 208 डिडक्ट होके बाकी पैसा आपको मिल जा रहा है। 900 बस 700 जितना भी होता है आपको मिल रहा है। ये पैसा आपको मिल रहा है, अभी आपका सैलरी तो इतना है, तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो पैसा आपने गवर्नमेंट को जमा कर दिया था उसमें आपको फिर से टैक्स देने का दरकार नहीं है, क्योंकि आपको ग्रॉस सैलरी कितना है, 75 है। आपको टैक्स कितना का बेसिस में देना पड़ेगा, इसका ऊपर में देना पड़ेगा। ये डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब जाके आपको टैक्स कितना का ऊपर देना पड़ेगा, 74 का ऊपर में देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये क्या होता है, 15 समझ गया, 16 खत्म हो गया। 17 बोल रहा है कि सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा, किस किस चीज़ को, कौन कौन सा पैसा को हम लोग को सैलरी में मान सकता है। कमीशन मिल रहा है हमको, फ्री में गाड़ी मिल रहा है, फ्री में हमको टीवी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उसको हम लोग सैलरी में डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, परक्विजिट हो गया कि जो भी चीज़ आपको मिल रहा है और वो अगर नॉन कैश बेनिफिट अगर मिल रहा है उसको हम लोग परक्विजिट में डाल देगा। फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, अगर आपको क्या है, सैलरी का अलावा कंपनी का प्रॉफिट जो भी हो रहा है, प्रॉफिट से आपको कुछ भी एक परसेंटेज बेनिफिट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसको भी हम लोग को सैलरी में डालना पड़ेगा, ना कि वो मेरा बिजनेस का इनकम होगा। ठीक है, समझ में आ गया है। पहले SEZ का सम वाला करना है, फिर उसके बाद हम लोग सैलरीज में आ जाएगा।
ठीक है।